बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें यूपीटीटी 2021 की, तो आप सभी को पता है 28 नवंबर 2021 को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा करके जाएं, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अगर हम अलग सब्जेक्ट यानी अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे सीडीपी हो गया और ईवीएस हो गया, इसके साथ ही संस्कृत हो गया, तो इन सभी के जो है मैंने पेपर जो है वो करवा दिए हैं। लगभग एक सेट कंप्लीट हो गया है। अभी आपका इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट बचा है, तो उसको भी जल्द लाया जाएगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जितना हो सके प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट से लगभग 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अगर हम उपसर्ग की बात करें तो कल संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में उपसर्ग की बात मैंने की थी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में यानी प्रारंभ में जुड़ करके शब्द के अर्थ में नवीन परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे ही आपको उपसर्ग देखने को मिले, पूछ ले कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, या अदर कोई भी दे सकता है कि इसमें उपसर्ग बताइए, तो आप उसका संधि विच्छेद सबसे पहले करें। तो कर लेते हैं प्रागैतिहासिक का संधि विच्छेद। तो प्रागैतिहासिक का प्राग धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यहाँ पर लिखेंगे ऐतिहासिक। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्राग हमारा मिला यह उपसर्ग है, क्योंकि यह शब्द के प्रारंभ में जुड़ा, तो इसीलिए यहाँ पर प्राग उपसर्ग हो गया। इस तरह से यहाँ पर प्रागैतिहासिक में उपसर्ग पूछा था, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा प्राग। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 पूछा है, तुलसीदास किसकी कविता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि तुलसीदास किसकी कविता है। तो यहाँ पर 32 की बात करें, 32 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। तुलसीदास जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के हैं। इनकी कई सारी रचनाएं जो हैं वह फेमस हैं, जैसे अनामिका हो गई, परिमल तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि परिमल किसकी रचना है, ठीक है, कुकुर मुत्ता हो गई और बेला हो गई। इस तरह से इनकी कई सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं जो कि फेमस हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो हिंदी है, कई सारे शब्द मिलेंगे आपको संधि विच्छेद करने को, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि किसी शब्द का आप संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा। 33 का देख लेते हैं। 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहिधनकार। बहिधनकार हो जाएगा बहिष्कार का संधि विच्छेद। करेक्ट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले तरफ, 34 की तरफ। 34 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि वैदेही वनवास जो है वह किसकी रचना है। 34 की बात करें, 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका शॉर्ट नाम दे देता है कभी कभी पेपर में कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को निराला जी के नाम से जानते हैं, तो उनका भी पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो वैदेही वनवास जो है इन्हीं की रचना है। इनकी कई सारी रचनाएं फेमस हैं, जैसे रसिक रहस्य हो गया, प्रिय प्रवास हो गया, चौखे चौपदे। तो ये जो है इनकी फेमस जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से 34 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो गया। इन रचनाओं को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द आप सभी को पता है कि जो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है, आपको बताना है।
35 की बात करें, 35 का करेक्ट आंसर बी हो गया पहिया। पहिया जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो हो जाएंगे आपके ये जो है ये स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 के बाद 36 और 37 के लिए आपको पैसेज दिया गया है। तो पैसेज करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कल संस्कृत में कि जैसे ही आपको पैसेज दिखे आप पैसेज को मत पढ़ना शुरू करिए, आप आगे बढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 36 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसका हम पैसेज में आंसर फाइंड करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो जैसे ही पैसेज मिले पहला क्वेश्चन मिले, वैसे ही आप समझ जाइए कि पैसेज की पहली या दूसरी लाइन में इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो इतनी चीजें हैं। उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि संप्रेषण कला इसमें से क्या नहीं है। तो क्या है, पहला तो स्पष्टता दिखा, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा है विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा, ठीक है, अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करना, ये है संप्रेषण कला। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका आंसर। तो संप्रेषण कला में हमने क्या क्या देखा था, प्रभावशाली भाषा, आत्मविश्वास, विचारों भावनाओं को व्यक्त करना, ये तो संप्रेषण कला हो गई। जो नहीं है वो है अलंकरण। अलंकरण मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या लिखना, ठीक है, तो ये संप्रेषण कला नहीं होगी, यह एक तरह से अनुकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 37 पैसेज का। 37 पूछा है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो जहां पर हमने पैसेज को खत्म किया था पहली लाइन पढ़ करके, वहीं से आगे बढ़ेंगे और इसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। तो पहला पैसेज के आंसर को हमने यहाँ तक ही खत्म किया था, उसके आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। यहाँ देखिए अभ्यास दिया है। आगे भी देख लेते हैं। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। यहाँ पर देखिए इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। तो देखिए अभ्यास, आप सभी जानते हैं जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही चीजें आपको आएंगी। कोई भी इंसान एकदम से कुछ नहीं बन पाता, तेज नहीं बन पाएगा, ठीक है, उसको चीजें नहीं आ पाएंगी। अभ्यास बहुत जरूरी। तो यहाँ पर आपने अभ्यास 2 जगह देखा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो अभ्यास से होता है। करेक्ट आंसर 37 का बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे ही पैसेज मिले आप पैसेज में मत जाइए, सीधा आप क्वेश्चन पे बढ़िए और उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर को फाइंड करें। उम्मीद है आप सभी को पैसेज करने का तरीका पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है वह होती है 4। संयुक्त का मतलब ही होता है 2 वर्णों का साथ में मिलकर चीजों को प्रकट करना। तो यहाँ पर जो भी आपके वर्ण दिए हैं ये 2 अक्षरों से मिलकर के बने हैं। तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञा और एक श्रा होता है, ये 4 होते हैं। तो नहीं पूछा है वह है या, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। या जो है यह अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन भी जो है वह 4 होते हैं। तो यह आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। इसमें से आपको समास बताना है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। 39 की बात करें, 39 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की बात करें, बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी उत्तर पद और पूर्व पद इन दोनों में कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होगा। यह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाना बहुब्रीहि समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा मृत्युंजय।
ठीक है, करेक्ट आंसर 39 का यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 पूछा है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने उपसर्ग आप सभी को बताया है उपसर्ग क्या होता है। तो जैसे ही मैंने कहा था उपसर्ग मिले पूछे तो आप उसका संधि विच्छेद करें। तो अलंकार का आप संधि विच्छेद करेंगे तो अलम धन कार, ये मिलकर बनाएंगे अलंकार। ठीक है, तो जो पहले जुड़ा वो है अलम, तो इस तरह से यहाँ पर अलंकार में उपसर्ग हमारा अलम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 का डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यानी जो यह लिखा है इसके सामने जो है इसके नीचे जो है वो आपको रेखांकित यानी रेखा जो है खींची मिल रही है यह के नीचे। तो यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है आपको। तो यहाँ पर 41 का आंसर देख लेते हैं। 41 की बात करें तो यह एक सार्वनामिक शब्द है, यह विशेषण है। ठीक है, इसमें पुस्तक जो है वह विशेष्य है, यह एक वचन के अंतर्गत और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, इसको हम जब भी अलग करना होता है चीजों को तो उसका विश्लेषण के रूप में उसे लिखते हैं। अब इसका विलोम बताना है। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत अर्थ बताना। ठीक है, विश्लेषण का अर्थ हो गया अलग करना, तो संश्लेषण का अर्थ होगा एक करना या जोड़ना। तो इस तरह से विश्लेषण का विलोम या विपरीत अर्थ संश्लेषण हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 42 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर 43 का आंसर देख लेते हैं। 43 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा दंत। कैसे हो जाएगा उसे भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में जो है वह 5 आपको वर्ण देखने को मिलेंगे, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, अंगा होगा। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक में आपको 5 व्यंजक देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके कितने हो गए, प्रत्येक में 5 यानी 5 × 5 तो 25 आपको व्यंजक स्पर्श व्यंजक देखने को मिलेंगे। तो का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग को हम लोग कंठ से उच्चारित करते हैं, कंठ यानी गले से। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम का वर्ग को कंठ कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य या तालु कहते हैं, इसका उच्चारण तालु से करते हैं इसीलिए। का चा टा वर्ग को कंठ तालु मूर्धन्य। ठीक है, टा वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा, ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। कंठ तालु मूर्धन्य। फिर ता वर्ग दंत के अंतर्गत आएगा। दंत मतलब जो दांतों से बोलने में हम दांतों का सहारा लेते हैं, जिस भी व्यंजक वर्ण को बोलने में हम दांतों का सहारा लेते हैं तो उसे हम ता वर्ग के अंतर्गत लेंगे। उसके बाद पा वर्ग सबसे लास्ट का होता है, इसे हम ओष्ठ के उच्चारण से लेते हैं। जिन व्यंजक वर्णों को बोलने में हम ओष्ठ का प्रयोग करते हैं यानी ओंठ का, तो उसके लिए हम मतलब इस वर्ग को प्रयोग में लाएंगे, पा वर्ग को। तो इस तरह से इन सभी के बारे में यहाँ पर बात हो गई। क्वेश्चन आपका पूछा था, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमने कहा था जब दांतों का प्रयोग करेंगे तो उसे दंत कहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 43 का जो है वह सी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 44। 44 पूछा है निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से जो हवा है वह गर्म टाइप की निकलती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वह 4 होती है। दोस्तों कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, शा, शा, सा और एक हा होता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 45 पूछा है अत्यधिक का विलोम होगा। अत्यधिक का आप सभी अर्थ जानते हैं, बहुत ज्यादा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा यानी विपरीत अर्थ क्या होगा।
तो अत्यधिक का विपरीत अर्थ या विलोम शब्द होगा अत्यल्प यानी अत्यंत कम। करेक्ट आंसर 45 का बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, रित का विलोम क्या है। विलोम का अर्थ आप सभी को पता है, विपरीत अर्थ जो बताए, तो रित का विलोम क्या होगा। रित का अर्थ होता है जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, जो कहते हैं जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे हम रित कहते हैं। रित के कई सारे अर्थ होते हैं, तो मैंने सभी के अर्थ बताया लगभग। तो रित का विलोम क्या होता है, तो रित का विपरीत अर्थ अनृत होता है यानी झूठा, असत्य, जो मतलब जिसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। तो इस तरह से 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 47 नंबर का क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़े उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका मैंने कहा था सबसे पहले आप संधि विच्छेद करेंगे। तो संकल्प का आप संधि विच्छेद करेंगे, सम धन कल्प दोनों के अर्थ भी होते हैं, ठीक है, उपसर्ग में। तो इस तरह से सम धन कल्प मिलकर के संकल्प बन गया। तो यहाँ पर जो सम आया, चूंकि ये शब्द में सम पहले जुड़ा, तो इस तरह से यह उपसर्ग हो गया। इस तरह से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह संकल्प का बी हो जाएगा, सम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा को प्रकट कर रहा है, आपके भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, भाववाची, जो भावनाओं को प्रकट करे, जैसे हर्ष, पीड़ा, दुख या आमोद, प्रमोद, तो ये चीजें भाववाची के अंतर्गत आएंगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 पूछा है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्सम और तद्भव का मेल जो है वह गलत है। तत्सम का अर्थ आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत शब्द से सीधे सीधे ले लिए गए हैं, और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत शब्द से ला करके उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उनको बनाया गया है, तो वो तद्भव हो गए। सरल शब्दों में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जोड़ा जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर लुनाई का अर्थ होता है लवड़ता। अगर हम तत्सम की बात करें तो लुनाई का तत्सम लवड़ता होगा। यहाँ लावड़ता लिखा है जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, लावड़ता नहीं होगा। यहाँ पर अगर लावड़ता होता तो वो सही होता, लावड़ता नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर यह जोड़ा जो है वह सही नहीं बैठा है, यह सही मेल नहीं है। करेक्ट आंसर 49 का ए हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर भैया देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ा जो है मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी से अशोक के फूल, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ये सही है। फिर सी है रसक रंजन, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये भी करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। फिर है संस्कृत के 4 अध्याय, यह किसकी है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसके बाद ए नंबर देखते हैं, ए दिया है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये इनकी रचना नहीं है। स्कंदगुप्त जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है, फेमस नाटक है। तो यहाँ पर ये आंसर जो है, यह जोड़ा जो है वह मैच नहीं करता, यह गलत जोड़ा है। अगर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होता तो वह सही हो जाता। तो इस तरह से रचनाओं से बहुत पूछता है, आप रचनाओं को ध्यान में जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर से आपका यही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मिलता जुलता पूछ लिया है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है वह सही नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला है परिमल। तो परिमल का मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बहुत पूछा जाता है, यह सूर्यकांत पाठी निराला जी का ही प्रमुख रचना है। उसके बाद शिवराज भूषण की है, तो ये भी सही है। शब्द रसायन देव की है, तो यह भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं डी पूछा है ऊर्ध्व शतक। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। ऊर्ध्व शतक जो है, अगर हम बात करें जगन्नाथ रत्नाकर जी की, तो जगन्नाथ रत्नाकर की ऊर्ध्व शतक रचना है। यहाँ पर यह
जो है जोड़ा मैच नहीं करता है। यहाँ पर यह जोड़ा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 52। फिर से आपको एक युग्म दे दिया है कि इनमें से कौन सा गलत है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आर्यों का आदि देश, तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है। वोल्गा से गंगा, यह राहुल शंकराचार्य जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। फिर डी देख लेते हैं। डी दिया है दर्शन दिग्दर्शन, किसकी रचना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन जो है वह राहुल शंकराचार्य जी की ही रचना है। यहाँ पर यह युग्म गलत हो जाएगा। इस तरह से 52 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। फिर है आगे विराम चिन्ह पूछ लिया है। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वह अशुद्ध है, सही नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो डी देख लेते हैं। आप हमारे घर आना चाहते हैं, उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया, सही है। तो आइए, उसके बाद अर्ध विराम प्रयोग किया, ये भी सही है। ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, उसके बाद पूर्ण विराम। तो यहाँ पर भी अल्प विराम के बाद पूर्ण विराम लगा, तो यह वाक्य सही हो गया है क्योंकि इसमें उचित तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। दूसरा देख लेते हैं। उसके पास धन वैभव, उसके बाद अल्प विराम नौकर चाकर, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में नौकर चाकर के, तो ये भी सही है। आदि सब कुछ था, उसके बाद पूर्ण विराम, तो इस तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किया गया है। बी देख लेते हैं। वह ईमानदार, उसके बाद अल्प विराम परिश्रमी, फिर अल्प विराम कर्म और मृदुभाषी, लास्ट में है पूर्ण विराम। तो इसमें भी उचित तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर नंबर ए का देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा है हाँ मेरा यही विचार है, तो यह जो है यह अशुद्ध वाक्य है। कैसे है? अगर हाँ के बाद कॉमा लगा होता यानी अल्प विराम का प्रयोग किया होता तो सही हो जाता। साथ में आप इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग करते, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, और यहाँ पर आप अल्प विराम का। तो इस तरह से आप इसे अगर लिखते तो ये विराम चिन्ह की दृष्टि से सही हो जाता। चूंकि अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध आपका ए हो जाएगा, हाँ मेरा यही विचार है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 पूछा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है इन चारों में से। तो सनातन मतलब एक लंबे समय तक, शाश्वत भी लंबे समय तक, चिरंतर भी चिरकाल से यानी लंबे समय से, तो सभी का अर्थ तो लंबे समय से हो गया। अधुनातन मतलब आज का या नया, तो यह जो है वह तीनों से अलग हो गया, तो भिन्न अर्थ पूछा था। करेक्ट आंसर 54 का डी हो गया। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। विलोम का अर्थ मैंने बताया था विपरीत होता है। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया या आधुनिक, ठीक है। तो इसका विलोम होगा, विपरीत होगा प्राचीन या पुराना। करेक्ट आंसर यहाँ पर 55 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वह सही नहीं लिखा गया है। तो देख लेते हैं। विभीषण तो बिल्कुल सही है, विभीषण ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वी यानी वाह पे छोटी की मात्रा, भा पे बड़ी की मात्रा, शा ड़, तो ये हो गया विभीषण, तो यह सही है। उसके बाद सी देख लेते हैं ग्रहणी। तो ग्रहणी भी गा नीचे आधा रा, हा पे छोटी की मात्रा, ड़ा पे बड़ी की मात्रा, तो ये भी सही है। उसके बाद जगत गुरु देख लेते हैं। तो जगत गुरु भी सही लिखा है, जा गा दा के नीचे आधा रा, गा पे छोटी की मात्रा और रा पे रू, ठीक है, आधा रा, तो ये भी सही लिखा हुआ है। वहीं पर विरहड़ी, तो यह सही नहीं है, यह होता है विरहिड़ी, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। विरहड़ी का अर्थ होता है प्रिय से बिछड़ी हुई नायिका या कह सकते हैं वियोगिनी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों अर्थ लगा सकते हैं आप विरहड़ी से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह गलत है। तो देख लेते हैं आपसे, इसमें से कौन सा युग्म जो है वह गलत पूछा है। तो मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, तो यह सही है, मुहावरा या लोकोक्तियां। उसके बाद लुटिया डुबाना यानी सारा काम चौपट हो जाना, तो यह भी आपका कहीं ना कहीं मुहावरा सही है। फिर माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, तो ये भी सही है।
वहीं अगर हम बात करें सब्ज बाग दिखलाना, तो इसका अर्थ जो है वह होता है झूठी आशा देना या झूठी उम्मीद जगाना। तो यह जो है वह गलत हो जाएगा। सब्ज बाग का दिखलाना का अर्थ होता है झूठी आशा देना। यहाँ पर लिखा है हरा भरा करना, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गलत युग्म फाइंड करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 पूछा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ लिया है, आपको बताना है। 58 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। तो इस तरह से कोई एक शब्द मिले, उसके कई अर्थ निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन जी का एक बहुत ही फेमस श्लोक है, ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर आगे इनकी एक और लाइन है कि पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, ठीक है। इस तरह से इनका एक फेमस है। तो यहाँ पर इन्होंने पानी के 3 अर्थ बताए थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी शब्द आए, उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 59 देख लेते हैं। 59 पूछा है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी गाय के लिए शाला या गाय के लिए रहने का घर या स्थान, तो उसे हम गौशाला कहते हैं। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की बात करें तो जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ या द्वितीय होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन 60 है आज के इस वीडियो का। देख लेते हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति इसका अर्थ होता है, तो इसमें कौन सा समास है पूछा है। तो देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास मैंने बता दिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।